अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उनकी तकसीम यानी डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बड़ा ही मुनज़्ज़म होता है, जिसकी मदद से हमारे सेल डिवाइड होते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने सेल टूटते हैं। अगर इस सिस्टम में, इन सेल डिवीज़न में, इस माइटोसिस में ख़राबी पैदा हो जाए तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के जिस्म के किसी भी हिस्से के सेल्स बिला ज़रूरत और बॉडी की ज़रूरत के बग़ैर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में ट्यूमर बन जाता है, जिसे रसौली कहा जाता है। ये ट्यूमर जो हैं ये बिनाइन यानी लोकल भी होते हैं और मैलिग्नेंट यानी फैलने वाले भी होते हैं, जो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। इस कंडीशन को हम कैंसर का नाम देते हैं। बहुत ही सवियर कंडीशन है और आज हम जिस ख़ास कैंसर की बात करेंगे वो ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि लड़कियों में, फीमेल्स में कॉमन होता चला जा रहा है, लेकिन 1% मेल के अंदर भी ये कैंसर पाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स को, अलामात को। पहली अलामत ये है कि ब्रेस्ट के अंदर लंप, लोथड़ा, ट्यूमर फील होता है। उसके लिए अगर एक फ़ीमेल जो है वो अपनी ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करे, उसका मुआयना करे, तो उसके अंदर कोई गिल्टी या ट्यूमर या रसौली जो है वो फील होगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूमर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस बात की अलामत है, ये जो लंप है ये अलामत है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उसमें पेन हो भी सकती है और पेन नहीं भी हो सकती। चेंज इन साइज़ ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो साइज़ है ये चेंज हो सकता है, ये बड़ा या छोटा हो सकता है। इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, इसकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है। डिम्पलिंग इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर छोटा सा घड़ा पड़ सकता है किसी भी जगह पर, उसकी रीज़न भी यही कैंसर ही है। इन्वर्टेड निपल, ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं वो अंदर की तरफ धनस जाते हैं, या एक नया निपल डेवलप होता है जो अंदर की तरफ इन्वर्टेड होता है। इसके अलावा जो स्किन होती है वो पीलिंग और स्केलिंग उतरती है, ख़ास तौर पर निपल के इर्द गिर्द जो स्किन होती है, जिल्द होती है, उसके ऊपर से छिलके उतरते हैं, ड्राई होकर वो उतरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा रेडनेस, सुर्खी हो सकती है, मिल्क रिजेक्शन हो सकती है, और अगर ये कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाए तो बोन, हड्डियों में दर्द हो सकता है। हमारी लिम्फ नोड जो कि हमारी बगलों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, कलर जो है स्किन का येलो हो जाएगा, और ब्रेस्ट की जो निपल्स हैं उनके अंदर से डिस्चार्ज निकलेगा, जो कि ब्लडी भी हो सकता है और किसी और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर इनमें से एक या चंद एक अलामात मौजूद हों तो फिर पता होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाएं, अपना उसका टेस्ट करवाएं। तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो बायोप्सी भी कर सकता है। उसके लिए नीडल के ज़रिए ब्रेस्ट के टिश्यू को निकाला जाएगा।
और उसका मुआयना किया जाएगा कि आया ये जो सेल्स हैं ये कैंसरस हैं या कि नॉर्मल सेल हैं। उसमें माइक्रो नीडलिंग भी होती है, मैक्रो भी होती है, या कट लगाकर बी पीस जो है वो निकाला जा सकता है। इसके अलावा मैमोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मैमोग्राम हासिल किया जाता है, उसके ज़रिए भी ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हो सकती है। इसके अलावा और ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो भी हो सकती है। तो ये डायग्नोसिस जो है ये एक डॉक्टर ही करेगा जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हो। जब डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद फिर देखना होगा कि कैंसर की टाइप क्या है। अब कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर जो है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें पहली टाइप जो है वो है एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा हम कैंसर के ट्यूमर को बोलते हैं, कैंसर को बोलते हैं। एंजियो मीन वेसल्स, वो ब्लड वेसल जो ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर कैंसर आ जाए। डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू इसमें क्या होगा कि वो नालियाँ, वो डक्ट्स जो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है। लेकिन ये जो कैंसर है ये आम तौर पर इतना परेशान को नहीं होता क्योंकि ये इब्तदाई स्टेज होती है। इन सिटू का मतलब होता है कि उसी जगह पर यानी मौजूद होना, किसी एक ख़ास मुकाम के ऊपर। उसके अलावा फिर लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, उसमें वो लोब्यूल्स जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है जिसमें कैंसर के सेल इर्द गिर्द के इलाकों में, लिम्फ नोड्स में, बगलों में ट्रांसफ़र हो जाता है और अपने जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मीटास्टैटिक कार्सिनोमा में कैंसर के सेल बॉडी के एक हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में जाना, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं ब्लड की, खून की नालियों के ज़रिए, और पूरी बॉडी में ये आहिस्ता आहिस्ता फैल जाता है। तो एनी हो, इसके अलावा भी और बहुत सारी कैंसर की टाइप्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेन जो टाइप्स हैं उनका जिक्र किया है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कैंसर क्यों होता है, लेकिन हमने कुछ कॉजेज़ इसकी जो हैं वो एनलिस्ट की हैं जो कि आम तौर पर पेशेंट में देखने में आती हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है तो वालिदैन से बच्चों में और फिर इस तरीके से उनकी फैमिली के दूसरे अफराद में ये प्रॉब्लम मौजूद हो सकता है। म्यूटेशन, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है। ब्रेस्ट कैंसर का जीन होता है 1, जीन 2, वो इसकी वजह हो सकती है। तो म्यूटेशन किसी वजह से भी हो सकती है, ये जीन्स में ख़राबी की वजह से आमतौर पर होती है, DNA जो है वो चेंज हो जाता है। मोटापा भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ओबीस पर्सन, हर मोटे शख्स को ये कैंसर का प्रॉब्लम हो। मीनोपॉज, जैसा कि 45 से 50 ईयर्स के बाद मैस्चुरेशन का अमल स्टॉप हो जाता है जिसे मीनोपॉज कहते हैं, उसके बाद भी इसके चांसेस हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल जो बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके इस्तेमाल में बेहद ज़्यादती करना भी इस कैंसर का बायस बन सकता है। डेंस ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा डेंस होना, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई होना, उसकी वजह से भी कैंसर के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। रेडिएशन में आम तौर पर आयोनाइजेशन रेडिएशन आ जाती है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इसके अलावा एक्स रेज हैं। बार बार छाती का एक्सरे करवाने से या सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं का जिस्म में चले जाने से भी इस कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर कैंसर जो है वो हो सकता है। उसमें अगर हम ब्रेस्ट को देखें तो ये उसका निपल है, उसके अंदर लोब्यूल्स हैं और यहाँ पर आपको एक ट्यूमर नज़र आ रहा है जो कि ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रहा है, जो तेज़ी के साथ फैल जाएगा और कैंसर की अलामात को शो करेगा। फिर उसके बाद देखना ये होगा कि कैंसर की स्टेजेस क्या है।
इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो स्टेज 0 से शुरू होकर स्टेज 4 तक जाता है। स्टेज 0 जो है ये अर्ली स्टेज है, इसमें अभी इन्वेजन नहीं हुई, यानी कैंसर जो है वो फैलना शुरू नहीं हुआ बल्कि एक ही जगह पर मौजूद रहता है। उसके बाद स्टेज 1 जो है इसमें ट्यूमर बन जाता है, रसौली बन जाती है जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर साइज़ की होती है। अभी भी ये नॉन इन्वेजिव है। उसके बाद फिर स्टेज 2A और स्टेज 2B आ जाती है जिसमें रसौली पहले 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से कम होती है और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। फिर दूसरी स्टेज में ये 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद फिर स्टेज 3A, 3B और स्टेज 3C आ जाती है जिसमें कैंसर के सेल इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में एंटर होना शुरू हो जाते हैं, बगलों में चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, छाती में चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी सीवियर कंडीशन आ जाती है। और आखिर पर स्टेज 4 जो है ये मेटास्टैटिक स्टेज कहलाती है जिसमें जो कैंसर के सेल हैं वो ब्लड वेसल के ज़रिए, लिम्फ वेसल के ज़रिए पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। फिर उसका इलाज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाकाबिले इलाज बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए और इसके ऊपर बाकायदा इसका इलाज और एहतियात की जाए। कैसे ट्रीट करेंगे? सर्जरी के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें कट लगाकर जिस्म के अंदर कैंसर के पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। मैस्टेक्टोमी जिसमें ब्रेस्ट के किसी भी टिश्यू को जो कि कैंसरस हो उसको रिमूव करने का नाम है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं तो मैंने उनको डिटेल में नहीं बताया, तो ये सर्जरी के ज़ुमरे में आती हैं। वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कहाँ से कट लगाना है, कितना पीस निकालना है, कौन सा हिस्सा जो है वो रिमूव करना है और किस मेथड से रिमूव करना है। रेडिएशन एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है और हाई पावर बीम के ज़रिए जो कि कैंसर के सेल्स पर डाली जाती हैं ताकि कैंसरस टिश्यू जो हैं वो मर जाएं। कीमोथेरेपी, सर्टन केमिकल्स, एंटी कैंसर केमिकल्स टैबलेट के ज़रिए या इंट्रावेनसली वेन के ज़रिए जिस्म में इंजेक्ट किए जाते हैं। उस वक़्त थेरेपी की जाती है जब कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका हो, तो उसके ज़रिए कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान मेरे लिए बेहतर है और जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों। उसके बाद हार्मोन थेरेपी है जिसमें टिमोक्सिफन हार्मोन्स दिए जाते हैं ख़ास स्टेज के ऊपर। ये हार्मोन्स जो हैं ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके। उसमें एटिज़ोलिज़ुमैब ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा टारगेटेड ड्रग्स, ख़ास किस्म की ड्रग्स होती हैं जो मरीज़ को दी जाती हैं ताकि कैंसर के ख़िलाफ़ जो है लड़ा जा सके, उसको तबाह किया जा सके। उसमें एबीमेसिलिब है, इसके अलावा ओलोपेरिब है। ये 2 मेडिसिन, इसके अलावा बहुत सारी यूज़ होती हैं लेकिन इसका फ़ैसला वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। डॉक्टर के अलावा हमें कौन से ऐसे तरीके इख्तियार करने होंगे कि हमें कैंसर ना हो, इसको प्रिवेंट किया जा सके, इसको रोका जा सके ताकि ये हो ही ना। नंबर 1, अपने वेट को ना बढ़ने दें, कंट्रोल करें, क्योंकि ओबेसिटी समटाइम्स कैंसर की तरफ ले जाती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। एनी हो, आइडियल वेट अपनाना ही बेहतर है। एक्टिव रहें, दिन भर काम करें, बैठने को कम तरजीह दें, उठें, चलें फिरें, वॉक करें, दिन भर के जो काम हैं उनको सर अंजाम दें। अगर प्रेग्नेंट हैं और आपके बच्चे हैं तो उनको ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। और जितना मैक्सिमम हो 2 से 2.5 साल तक करें ताकि कैंसर के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकें। लिमिट हार्मोन थेरेपी, जब मेनोपॉज आता है तो बहुत सारी ख़वातीन थेरेपी करवाती हैं जो कि हार्मोनल थेरेपी कहलाती है। उसको कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। गेट स्क्रीन्ड,
अगर आपकी एज के मुताबिक डॉक्टर से मशवरा कर लें। अपने आप को हर साल, हर 6 माह, 3 माह, हर 2 साल बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि डायग्नोज हो सके कि आया कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा। तो इसलिए बड़ी एहतियात जो है वो करनी पड़ेगी। तो आई होप कि इस लेक्चर के ज़रिए आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।